हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो पिछली क्लास में हम लोगों की जो क्लास हुई थी वो हम लोगों की किस चीज़ की हुई थी? राइस के बारे में। राइस में हम लोगों ने क्या समझा था कि चावल जो होता है वह हमारे खाने में, भारत में हमारी थाली में देखिए वो ज़्यादा उसकी मात्रा होती है। हम लोग की थाली में आप देखेंगे तो अनाज की ही मात्रा ज़्यादा रहती है। चावल हो गया, रोटी हो गई, दाल हो गई, लेकिन सलाद वगैरह की मात्रा जो होती है वो कम होती है। लेकिन आप देखेंगे कि चावल जो है वो खाने में ज़्यादा यूज़ होता है। और भारत में सबसे ज़्यादा चावल होता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। मतलब कई जगहों पे होता है, लेकिन होता है। और इससे काफ़ी चीज़ें बनाई भी जाती हैं, जैसे इडली हो गया, उत्पम हो गया, और डोसा में भी यूज़ होता है। और भी कई चीज़ें चावल के लिए चावल से बनाए जाते हैं। चावल की पूड़ी भी बनाई जाती है, काफ़ी चीज़ें चावल से बनती है। चावल से देखिए, चावल के आटे से फरा भी बनता है। तो चावल का खाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और हम लोग डिफरेंट तरीके के कई तरीके के हम लोग क्या करते हैं, व्यंजन बना के उसको अपने आहार में लेते हैं। और हम लोगों ने क्या समझा था कि जो चावल होता है ये कई प्रकार के होते हैं ना, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अरवा चावल पढ़ा था। और हम लोगों ने दूसरा क्या पढ़ा था? अरवा चावल। दूसरा क्या? अर्ध बॉयल जो होता है, जो आधा उबला हुआ होता है, उसको हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने तीसरा नंबर पर क्या पढ़ा था कि जो मशीन के द्वारा तैयार किया जाता है। तो देखिए, जो मशीन के द्वारा तैयार किया जाता है उसमें दो तत्व नष्ट हो जाते हैं। कौन कौन से? विटामिन B1 और विटामिन B3। तो हम लोगों ने ये समझा कि जो चीज़ें, जितने कोई भी अनाज हो, जितने प्रोसेस से होकर गुजरती है, जितना मशीन के द्वारा जितना उसका यूज़ किया जाएगा, उसकी पौष्टिकता उतनी धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। जैसे कि हम लोगों ने ये जाना कि क्या नष्ट होता है? विटामिन B1 और विटामिन B3। आप देखिए कि कोई जो चावल, जो जितने शाइनिंग वाले चावल होते हैं वो उतना क्या है, नुकसान करता है ना। लेकिन अभी ब्राउन राइस देख लीजिए, वो कितना तब भी वो हेल्दी है। लेकिन जो चावल जो एकदम जो ज़्यादा शाइनिंग देते हैं वो चावल नुकसान पहुंचाते हैं। और क्या होता है कि हम लोगों ने क्या समझा कि जो चावल होता है ये जो अर्ध बॉयल होता है उसको कैसे उबालते हैं? दो तीन दिन तक क्या करते हैं, भिगो के रख देते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, या तो पानी में उबालते हैं और या तो उसे भाप देकर भी पकाते हैं। भाप से भी उसे पकाया जाता है, जिसे अर्ध पका रहता है। उसको अर्ध पका हुआ चावल भी कहते हैं। पूरा नहीं पकाया जाता, लेकिन आधा पकाया था। उसके बाद क्या करते हैं, उसको सुखा देते हैं, फिर वो चावल तैयार हो जाता है। और ये डायबिटीज़ के लिए ये क्या होता है, काफ़ी अच्छा होता है। तो हम लोगों ने चावल के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? गेहूं के बारे में। तो हम लोगों ने वानस्पतिक जगत से हमने क्या ख़त्म किया? चावल के बारे में, राइस के बारे में जाना। और आज हम लोग उसकी पौष्टिकता के बारे में भी हम लोग काफ़ी देखे थे कि किस चीज़ की मात्रा कितनी पाई जाती है। आज हम लोग क्या देखेंगे कि गेहूँ क्या होता है, गेहूँ में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, किसकी ज़्यादा मात्रा में मतलब कौन सा प्रोटीन जो है वो ज़्यादा मात्रा में होती है। तो हम लोगों ने क्या देखा था, जो गेहूँ में ग्लूटिन प्रोटीन जो होता है वह सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। और यह कौन सी बीमारी में, देखिए ये सब सारे क्वेश्चन आते भी हैं, कौन सी बीमारी में ग्लूटिन प्रोटीन को बैन कर दिया जाता है। और इसको हम लोगों ने जब पूरा डाइट पढ़ रहे थे, सारी डाइट पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने इसको पढ़ा भी था क्या कि कौन सी बीमारी में ग्लूटिन को बैन कर दिया जाता है, यानी गेहूँ को या जिसमें ग्लूटिन पाया जाता है, ग्लूटिन वो नहीं दिया जाता है। तो कौन सी बीमारी में बैन कर दिया जाता है? सीलिएक रोग में। सीलिएक रोग में क्या करते हैं कि ग्लूटिन को नहीं दिया जाता है। और हम लोगों ने क्या समझा था, हम लोग क्या जानते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें हम लोग तो जो थोड़ी बहुत तैयारी करते होंगे वो ये तो नॉर्मल है, इतना समझते ही होंगे कि सीलिएक बीमारी में ग्लूटिन नहीं दी जाती है। और हम लोग क्या जानते हैं इसका प्रोसेस कैसे होता है, कैसे इसको तैयार किया जाता है। सबके घरों में गेहूँ की पैदावार होती होगी, काफ़ी ज़्यादा घरों में गेहूं की पैदावार होती होगी, या इतना तो समझती होंगी कि इसकी पैदावार होती कैसे है। और क्या है कि गेहूं जो होता है उसमें जो चोकर होता है, देखिए वो काफ़ी हेल्दी होता है। इससे काफ़ी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि आप देखिए गेहूं का आटा बनता है, मैदा बनता है, और क्या सूजी बनती है गेहूं से ही। और क्या बनती है कि दलिया। सबसे ज़्यादा हेल्दी क्या होता है? दलिया होता है ना, क्योंकि उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये क्या है, सबसे हेल्दी है।
और सबसे अगर इन चारों की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान क्या करता है? मैदा। मैदा जो है वो बिल्कुल भी उसमें से क्या करते हैं, चोकर को निकाल देते हैं और इतना बारीक पीसते हैं, इतना बारीक पीसते हैं कि उसमें सारे तत्व जो होते हैं वो पौष्टिकता उसकी समाप्त हो जाती है। तो यही हम लोगों ने बात की, हम लोगों ने यही समझा कि कोई भी चीज़ जितने प्रोसेस से होके आप उसको गुजारेंगे, जितना मशीन के द्वारा, उतना ही उसकी पौष्टिकता क्या है वो नष्ट होती जाएगी। अब देखिए जो दलिया क्या है, दलिया को क्या करते हैं कि एक मतलब गेहूँ को आप जान लीजिए कि उसको छोटे छोटे टुकड़े में बस तोड़ दिया जाता है, लेकिन उसकी पौष्टिकता अच्छी होती है। लेकिन आप मैदे को देखिए, मैदा मतलब उसमें कोई पौष्टिकता होती ही नहीं है, तो वो क्या है, वो नुकसान करता है। तो गेहूँ का आटा हो गया, और क्या हमने समझा कि दलिया हो गया, सूजी हो गई, और क्या, मैदा, ये सब चीज़ें क्या है, गेहूँ से ही प्राप्त होती हैं। और हम लोग क्या समझेंगे, ये सब सारी चीज़ें हम लोग गेहूँ के बारे में समझेंगे। और हम लोग स्टार्ट करते हैं कि गेहूँ के बारे में, कि गेहूँ का प्रयोग भोजन में सबसे ज़्यादा होता है ना। गेहूँ का प्रयोग, गेहूँ का प्रयोग भोजन में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। भोजन में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तो हमने क्या समझा कि गेहूं का प्रयोग भोजन में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, और इससे डिफरेंट तरीके के कई तरीके के आइटम भी बनाए जाते हैं। इससे कई प्रकार के भोज्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। भोज्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं, और ये प्रमुख अनाज के रूप में होता है। प्रमुख अनाज के रूप में होता है। और कौन सी बीमारी में? सीलियक रोग में गेहूं को बैन कर दिया जाता है, या गेहूं को नहीं दिया जाता है। सीलियक रोग में गेहूं को नहीं दिया जाता है। तो इसमें क्योंकि सीलियक रोग में गेहूं को नहीं दिया जाता, क्योंकि इसमें ग्लूटीन पाया जाता है, क्योंकि इसमें ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है। अर्थात क्या कहेंगे? अर्थात इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि क्या कहेंगे कि सीलियक रोग में ग्लूटीन प्रतिबंधित आहार दिया जाता है। प्रतिबंधित आहार देते हैं। क्या करते हैं? सीलियक रोग में ग्लूटीन प्रतिबंधित आहार देते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब आटे का डो बनाकर रखते हैं, जो उसमें लसलसापन आता है वो किसकी वजह से आता है? गेहूं की वजह से आता है। आटे का डो बनाकर रखने पर उसमें जो लसलसापन आता है वो किसकी वजह से आता है? वो ग्लूटीन की वजह से आता है। किसकी वजह से? ग्लूटीन की वजह से होता है। जैसा कि हम लोग देखेंगे कि जो बेसन की रोटी अगर आप बनाइए,
बेसन की रोटी बनाइए, मक्के की रोटी बनाइए, क्या इसमें लसलसापन होता है? चावल की रोटी बनाइए तो देखिए वो किनारे किनारे से क्या होता है, फट जाता है, तो उसमें लसलसापन नहीं होगा। इसमें ये होता है लसलसापन, और किसकी वजह से? ये ग्लूटीन प्रोटीन की वजह से होता है। आप बेसन की रोटी ले लीजिए, चावल की ले लीजिए, मक्के की ले लीजिए, बाजरे की ले लीजिए, तो ये सब क्या है, ये सब रोटी बनाने में बहुत दिक्कत आती है, किनारे किनारे क्या होता है, फट जाता है, तो इसी वजह से होता है। लेकिन और क्योंकि उसमें ग्लूटीन की मात्रा नहीं होती, और इसमें क्या होता है, ग्लूटीन की अच्छी खासी मात्रा होती है, सबसे ज़्यादा गेहूँ में होता है, और जिसकी वजह से कि जब हम लोग आटा डो बनाकर तैयार करते हैं तो वो उसमें लसलसापन रहता है, और रोटी बेलिए तो इसकी रोटी बहुत अच्छी बनती है। और क्या हम लोग देखते हैं कि जो इसमें गेहूं की जो मतलब गेहूं की बिग्गी बोलेंगे, बिग्गी बोलते हैं, या गेहूं का जो जहां अंकुरित होता है उसमें गेहूं के अंकुरण में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो विटामिन ई पाई जाती है। कौन सा विटामिन होता है? गेहूं के अंकुरण में कौन सा विटामिन ई पाया जाता है? पाया जाता है। और गेहूं में क्या ग्लाइडिन, गेहूं में ग्लाइडिन और ग्लूटेनिल, गेहूं में ग्लाइडिन और ग्लूटेनिल नामक क्या होता है? नामक प्रोटीन, गेहूं में ग्लाइडिन और ग्लूटेनिल नामक प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होती है, पर्याप्त मात्रा में होती, और यही प्रोटीन आर्द्रता पाकर क्या होती है, किस में बदल जाती है? ग्लूटीन में बदल जाती है। यही प्रोटीन आर्द्रता पाकर किस में बदलती है? ग्लूटीन, ग्लूटीन में बदल जाती है। और गेहूं के अंकुरण का तेल जो होता है वो विटामिन ई का, वो मतलब विटामिन ई जो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा, तो जो गेहूं के जो अंकुरण होते हैं उसका अगर आप तेल बनाएंगे तो उसमें विटामिन ई की मात्रा काफ़ी अच्छी खासी मात्रा होती है, जिसे विटामिन ई को क्या कहते हैं? ये विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, जो कि आप जानते ही हैं। ये क्या होता है? ब्यूटी विटामिन होता है। तो ये क्या है कि गेहूं के अंकुरण में विटामिन ई पाया जाता है, और विटामिन ई से ये गेहूं के अंकुरण से अगर आप तेल तैयार कर रहे हैं, क्या तैयार कर रहे हैं? अगर तेल बनाते हैं तो भी क्या उसमें अच्छी खासी मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। अगर बात करते हैं कि गेहूँ के प्रोटीन की, तो गेहूँ में ग्लाइडिन और ग्लूटेनिल कौन से प्रोटीन होते हैं? दो, ग्लाइडिन होता है और ग्लूटेनिल होता है, जो कि दोनों क्या होते हैं, जब वो आर्द्रता पाते हैं तो किसमें बदल जाते हैं? ग्लूटीन में बदल जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या गेहूं के बारे में समझा? गेहूं जो है वो किस बीमारी में नहीं देना चाहिए? सीलिएक रोग में नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है? ग्लूटीन पाया जाता है। और ये उसमें क्या करते हैं, अगर पूछा जाए कि सीलिएक रोग में कौन सी प्रोटीन नहीं दी जाती है, तो क्या बोलेंगे? ग्लूटीन, यानी उसे ग्लूटीन प्रतिबंधित आहार देंगे, जो भी आहार देंगे उसमें ग्लूटीन की मात्रा नहीं रहेगी। तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने देखी कि ग्लूटीन में जो लसलसापन आता है कि अरे जो हम लोग आटे का डो बनाकर रखते हैं तो उसमें जो लसलसापन आता है वो किसकी वजह से होता है? ग्लूटीन की वजह से। आप देखिए गेहूं को खूब चबाइए ना, तो उसमें अभी खूब चबाइए तो क्या करते हैं, उसमें कुछ देखिए कुछ मिठास आती है ना, हल्का का मीठा होता है, वो भी किसकी वजह से होता है? वो भी ग्लूटीन की वजह से होता है। तो काफ़ी चीज़ें मतलब पूरा अगर इसके योगदान की बात करेंगे तो गेहूँ में सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? ग्लूटीन का होता है। और हम लोग देखते हैं तो हम लोगों ने ये काफ़ी चीज़ें इसमें ग्लूटीन की मतलब ग्लूटीन की क्या हमारे आहार में इसकी क्या विशेषता है और क्या किस रोग में नहीं देना चाहिए, हम लोगों ने ये समझा। और समझते हैं कि इसमें और कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें गेहूं में ग्लूटीन के अतिरिक्त गेहूं में ग्लूटीन के अतिरिक्त
गेहूं में ग्लूटीन के अतिरिक्त कौन कौन से एल्ब्यूमिन, कौन कौन से एल्ब्यूमिन और कौन से, और ल्यूकोजिन, क्या ल्यूकोजिन, कौन कौन से एल्ब्यूमिन हो गया और ल्यूकोजिन हो गया और एडेस्टिन और क्या होता है कि और क्या ग्लोब्यूलिन। देखिए एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन ये अंडे में भी पाया जा रहा था ना, तो ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन और क्या ल्यूकोजिन, एडेस्टिन और ग्लोब्यूलिन और क्या इसके अतिरिक्त पाया जाता है तथा प्रोटीओस प्रोटीन की प्राप्ति होती है। तो हम लोगों ने क्या देखा, गेहूं में ग्लूटीन के अतिरिक्त एल्ब्यूमिन और ल्यूकोजिन और क्या एडेस्टिन और ग्लोब्यूलिन और क्या प्रोटीओस प्रोटीन की प्राप्ति होती है, किससे, गेहूं से। तो मतलब ये हमने समझा कि गेहूं में काफ़ी चीज़ें, गेहूं से हम लोगों को काफ़ी प्रोटीन प्राप्त होते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ग्लूटीन, लेकिन ग्लूटीन की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है। और देखते हैं कि गेहूं को चबाने पर, गेहूं को चबाने पर जो मिठास आती है, जो मिठास आती है, तो गेहूं को चबाने पर जो मिठास आती है किसकी वजह से, ग्लूटीन की वजह से होती है। किसकी वजह से, ग्लूटीन की वजह से होती है। तो हमने क्या समझा, गेहूं को चबाने पर जो मिठास आती है वह ग्लूटीन की वजह से होती है। गेहूं में ग्लूटीन के अतिरिक्त एल्ब्यूमिन, ल्यूकोजिन, एडेस्टिन, ग्लोब्यूलिन और क्या प्रोटीओस प्रोटीन की प्राप्ति होती है गेहूं से। और गेहूं को चबाने पर जो मिठास आती है वो भी किसकी वजह से होती है, ग्लूटीन की वजह से होती है। और देखते हैं कि अगर गेहूं में देखा जाए तो ग्लूटीन का प्रतिशत कितना होता है। गेहूं में ग्लूटीन का प्रतिशत कितना होता है, 10 से 11% होते हैं। कितना, 10 से 11% ग्लूटीन का होता है। अब आगे देखते हैं कि भारत में गेहूं का उत्पाद, मतलब गेहूं से हम लोग क्या क्या बनाते हैं, किस किस रूप में वो बनता है। भारत में गेहूं का उत्पाद, और ये किस किस रूप में होता है, हमने क्या देखा, गेहूं से क्या बनता है, आटा बनता है, गेहूं का आटा ना। और गेहूं से क्या बनता है, गेहूं से मैदा बनता है। और क्या बनता है, गेहूं से सूजी बनती है। और गेहूं से क्या तैयार किया जाता है, दलिया। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें गेहूं से ही तैयार की जाती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इसमें किस में पौष्टिकता होती है, दलिया में होती है। और सबसे कम, मतलब सबसे हमारे शरीर के लिए जो नुकसान करता है वो क्या है, मैदा है। क्योंकि इसे इतना बारीक पीसा जाता है, इसमें से चोकर जो है वो निकाल दिया जाता है, बिल्कुल उसको चाल दिया जाता है, इतना बारीक पीसा जाता है कि इसके सारे तत्व जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। सूजी भी हमारी पौष्टिकता के लिए, हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है। और आटा भी, ये भी जो होता है ये अच्छा होता है। लेकिन सबसे खराब क्या होता है, ये मैदा होता है। तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि मैदा जो होता है, देखिए ये किस में पीसा जाता है, ये मशीन से पीसा जाता है। किससे, मशीन से, मशीन से पीसा जाता है। मशीन से पीसा जाता है। और इसको, आटे को किसके द्वारा पीसते हैं, ये भी मशीन के द्वारा तैयार करते हैं। इसे मशीन के द्वारा तैयार
किया जाता है। लेकिन इसमें मैदा में क्या होती है, इसकी पौष्टिकता नहीं होती, इसमें पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें सर्वाधिक जो होते हैं, इसमें सर्वाधिक पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं, किसमें, मैदा में। लेकिन इसमें क्या होता है कि लेकिन जब इसे पीसते हैं मशीन द्वारा, तो इसमें एक क्या होता है, ग्लूटीन जो है वो पाया जाता है। इसमें कुछ मात्रा में इसके तत्व जो होते हैं वो रहते हैं। और कौन सा इसमें विटामिन रहता है, इसमें B1 पाया जाता है। कौन सा विटामिन, B1 पाया जाता है। अब ये हमने देखा आटा को, मैदा को। अब देखते हैं सूजी को। सूजी क्या होता है कि सूजी जो होती है ये गेहूं के बाहरी आवरण से बनती है, गेहूं के बाहरी आवरण से बनती है। और ये जो कठोर गेहूं होते हैं, जो सख्त गेहूं होते हैं, उससे बनाए जाते हैं। ये सख्त गेहूं से बनाए जाते हैं। और इसका पौष्टिक वैल्यू जो होता है, इसकी पौष्टिकता कुछ हद तक किसके समान होती है, कुछ हद तक आटे के समान होती है, आटे के समान होती है। इसमें भी रेशा वगैरह, इसमें भी फाइबर जो है वो अच्छी खासी मात्रा में होता है। ये बहुत बारीक नहीं पीसा जाता, ये हल्का दरदरा ही रहता है। तो हम लोगों ने ये काफ़ी इसमें क्या देखा कि भारत में गेहूं के उत्पाद कौन कौन से किस किस रूप में होते हैं, आटा, मैदा, सूजी। अब ये दलिया को देखते हैं। ये दलिया कैसे है कि इसमें जो होती है, इसमें पौष्टिकता जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसमें पौष्टिकता सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और ये क्या होती है, ये दरबरी होती है। ये थोड़ी सी दरदरी, अगर देखेंगे ये थोड़ी सी दरदरी रहेगी, हाँ। और ये जो होती है ये दरदरी होती है। इसमें जो गेहूं को मतलब इसको अगर एक तरीके से देखेंगे, गेहूं को पीसा नहीं जाता, गेहूं को तोड़ा जाता है, क्योंकि ये मतलब बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूटा हुआ रहता है। ये देखने में गेहूं को तोड़ा हुआ लगता है। और ये क्या होता है कि अगर इसे खाने से ये काफ़ी पेट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इससे क्या नहीं होती है, इससे कब्ज की दिक्कत नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कब्ज की दिक्कत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, रेशा बहुत अच्छी मात्रा में होता है। फाइबर जो होता है, इसमें फाइबर की मात्रा अच्छी होती है। और ये इसमें क्या होता है, इसमें विटामिन B1 होता है, विटामिन B1 भी होता है। तो B1 देखिए इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। लेकिन मैदे में क्या होता है, इसकी पौष्टिकता काफ़ी हद तक जो होती है वो समाप्त हो जाती है। और सूजी जो है ये भी आप जानते होंगे, ये घर में जो होते हैं ये यूज़ होते हैं। और सबसे अच्छा क्या होता है, दलिया होता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, गेहूँ की संरचना। और यहाँ से TGT में क्वेश्चन बने थे और यहाँ से क्वेश्चन जो है बनते भी हैं। अब आगे देखते हैं गेहूँ की संरचना के बारे में। अब ये गेहूं की संरचना के बारे में देखते हैं। तो ये देखिए, इसको हम फिगर के थ्रू यहाँ पर फिगर ऐसे मतलब लगा देंगे, आप लोग को समझने में आसानी होगी। तो गेहूं की संरचना के बारे में देखते हैं। गेहूं की संरचना, अब इसको देखते हैं कि गेहूं की संरचना में क्या होता है, इसका बाहरी आवरण क्या होता है कि बाहरी आवरण।
तो बाहरी आवरण होता है। इसमें देखते हैं कि क्या होता है, पेरिकार्प। यही क्वेश्चन जो है क्वेश्चन टीजीटी में आया हुआ था, पेरिकार्प होता है। इसमें क्या होते हैं, इसमें दो होते हैं, एक आउटर पेरिकार्प होता है और एक कैसा पेरिकार्प होता है, इनर पेरिकार्प। मतलब बाहरी आवरण में पेरिकार्प होता है, इसमें दो होते हैं। पेरिकार्प में इसमें दो होते हैं। पहला क्या है, आउटर पेरिकार्प और दूसरा क्या है, इनर पेरिकार्प। पहला आउटर पेरिकार्प और दूसरा इनर पेरिकार्प। आउटर पेरिकार्प में क्या होता है, बियर्ड होता है। पहला क्या है, बियर्ड, बियर्ड। तो आउटर पेरिकार्प में मतलब ये जो संरचना रहेगी ये गेहूं की ऐसे ऐसे होगी और ये ना ऐसे होगा, मान लीजिए गेहूं, और यहाँ पर क्या होते हैं कि थोड़े थोड़े रोए होते हैं और ये जो होती है इस पे ये अगर ऊपर की परत देखेंगे तो ये आउटर होती है, ये पेरिकार्प होता है। उसके नीचे देखेंगे तो बियर्ड होता है। क्या होता है, बियर्ड। उसके बाद ये क्या होते हैं कि बियर्ड गेहूं के बाहर जो छोटे छोटे बाल होते हैं, जो रोए होते हैं, वो बियर्ड कहलाते हैं। गेहूं के बाहर छोटे छोटे रोए बियर्ड कहलाते हैं, कहलाते हैं। तो हमने क्या देखा था कि पहले एक बार फिर से समझते हैं कि जो बाहरी आवरण इसका होता है उसको पेरिकार्प बोलते हैं। इसमें दो होते हैं, एक आउटर पेरिकार्प होता है, दूसरा इनर पेरिकार्प होता है। अब ये बियर्ड हो गया, मतलब आउटर में बियर्ड हो गया, गेहूं के बाहर जो छोटे छोटे रोए होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो बियर्ड कहलाते हैं। अब दूसरा नेक्स्ट इसमें देखते हैं एपिडर्मिस। क्या हो गया कि आउटर पेरिकार्प में दूसरा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या होता है, बाहरी लेयर को कहा जाता है। तो हमने देखा ना कि ये जो यहाँ पर बाल हैं वो क्या है, बियर्ड है, लेकिन ये जो बाहरी आवरण है, ये पहली परत जो होगी वो क्या कहलाएगी, एपिडर्मिस। बाहरी आवरण होता है, बाहरी लेयर को कहते हैं, बाहरी लेयर को कहते हैं। और तीसरे नंबर पे क्या हो गया, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस के ठीक नीचे होता है। तो हमने तीन चीज़ें समझी, गेहूं में जो छोटे छोटे रोए होते हैं उसे क्या बोलते हैं, बियर्ड बोलते हैं। जो एकदम बाहरी, मतलब जो बाहरी लेयर होती है गेहूं की, बिल्कुल बाहरी लेयर जो होती है वो क्या कहलाती है, वो एपिडर्मिस कहलाती है। और जस्ट बाहरी लेयर के एक परत हल्का सा अंदर उसको देखेंगे तो वो क्या कहलाती है, हाइपोडर्मिस। क्या होती है, हाइपोडर्मिस। यानी एपिडर्मिस के ठीक नीचे। तो इतना हम लोगों ने समझा। हम लोगों ने क्या समझा, देखिए ये सीरियल क्रम में भी लगाने को आ सकता है। इसके पहले टीजीटी में क्या आया था कि पेरिकार्प के बारे में पूछा गया था। अब इसमें क्या है कि हम लोग फिर से समझते हैं कि गेहूं की संरचना जो होती है इसमें बाहरी आवरण होता है, और बाहरी आवरण में क्या होते हैं, इसमें पेरिकार्प होते हैं। और ये पेरिकार्प जो होते हैं ये दो होते हैं, कौन कौन से, एक आउटर पेरिकार्प हो गया, दूसरा इनर पेरिकार्प हो गया। जो आउटर हो गया उसको क्या बोलते हैं, जो गेहूं के बाहर जो रोए होते हैं छोटे छोटे, उसे क्या बोलते हैं, बियर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बियर्ड। और क्या, जब एपिडर्मिस क्या होता है कि वो जो रोए हो गए, फिर जो उसकी पहली लेयर होती है, एकदम ऊपर की लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। और एपिडर्मिस के ठीक नीचे की लेयर क्या कहलाती है, हाइपोडर्मिस कहलाती है। तो इतना हम लोगों ने समझा। अब हम लोग देखते हैं इनर पेरिकार्प। इनर पेरिकार्प में क्या होते हैं, ये दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है क्रॉस सेल्स ना, और दूसरा क्या हो गया, ट्यूब सेल्स। इसे क्रॉस सेल्स को क्या बोलते हैं कि मेसोकार्प।
मेसोकार्प, और दूसरे को क्या बोलते हैं कि ट्यूब सेल्स, ट्यूब सेल्स। इसे क्या बोलते हैं कि इंडोकार्प, इंडोकार्प। तो इतना हम लोगों ने समझा। ये देखिए, पहले एक बार फिर से देखते हैं क्या, पेरिकार्प जो बाहरी लेयर होती है, जो बाहरी आवरण होता है, पेरिकार्प होता है। पेरिकार्प दो होते हैं, कौन कौन से? आउटर पेरिकार्प, इनर पेरिकार्प। और जो आउटर होते हैं उसमें जो ऊपर गेहूं के ऊपर आप देखेंगे जो रोए होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बियर्ड कहलाते हैं। और उसके बाद क्या कहलाएंगे? उसके बाद एपिडर्मिस होगा, जो बाहरी लेयर होगी, और एपिडर्मिस के ठीक नीचे क्या कहलाएगा? हाइपोडर्मिस। तो ये हो गए। और इसमें क्या हो गया? इनर पेरिकार्प में क्रॉस सेल्स हो गया, जिसे क्या बोलते हैं? मेसोकार्प बोलते हैं। और ट्यूब सेल्स उसके बाद हो गई, जिसे इंडोकार्प बोलते हैं। अब आगे देखते हैं कि एक यहीं पर हम क्वेश्चन देखते हैं जो किसमें? टीजीटी में आया हुआ था। टीजीटी का क्वेश्चन क्या था कि गेहूं का चोकर उसकी किस परत से प्राप्त होता है? गेहूं का जो चोकर प्राप्त होता है वह किस परत से प्राप्त होता है? गेहूं का चोकर किस परत से प्राप्त होता है ना? और इसमें पहला ऑप्शन क्या था कि एपिडर्मिस था, और दूसरा क्या था कि इंडोस्पर्म था, स्पर्म था। और तीसरा क्या था? तीसरा जो था वो एपिडर्मिस, इंडोस्पर्म, और तीसरा इम्ब्रियो, उसके बाद पेरिकार्प। और आंसर में क्या सही था? पेरिकार्प। क्या था? पेरिकार्प। तो अब देखते हैं कि जो ऊपर की लेयर थी ये तो पेरिकार्प के अंदर था ना? क्या? पेरिकार्प के अंदर था। तो सारी चीज़ें पेरिकार्प के अंदर की पूछी नहीं गई थी, सिर्फ पेरिकार्प पूछा गया था। मतलब जो बाहरी आवरण था उसी से तो चोकर बनता है, तो यही पेरिकार्प पूछा गया था। तो पेरिकार्प से क्या होता है कि चोकर की प्राप्ति होती है। आगे देखते हैं कि इतना हम लोगों ने समझा। अब ये नेक्स्ट देखते हैं, ये पेरिकार्प के बारे में हम लोगों ने जाना, ये बाहरी लेयर। अब हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें हम लोगों ने पहला पढ़ा बाहरी लेयर। अब दूसरा क्या देखते हैं? दूसरा देखते हैं क्या? सीड कोट। सीड कोट, दूसरा सीड कोट हो गया। तीसरा क्या है? तीसरा है क्या? इंडोस्पर्म, स्पर्म। तीसरा क्या हो गया? इंडोस्पर्म हो गया। और चौथा क्या हो गया? जर्म। जर्म या इम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्ब्रियो। जर्म या इम्ब्रियो। तो पहला जो बाहरी लेयर था पेरिकार्प, यहीं पर लिख लीजिए पेरिकार्प। पेरिकार्प। तो ये चार हो गए पेरिकार्प। अब इसके अंदर था दो ना, पेरिकार्प के हमने अंदर पढ़ा था कि दो होती है, लेकिन ये जो आउटर पेरिकार्प और इनर पेरिकार्प, तो ये इसके अंदर था। लेकिन अगर मुख्य रूप से देखेंगे तो ये चार है: पेरिकार्प, सीड कोट, इंडोस्पर्म और जर्म या इम्ब्रियो। अब ये जो सीड कोट है इसको देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? टेस्टा। इसमें क्या होता है सीड कोट में? इसमें पहला जो है ये टेस्टा है, टेस्टा। इसे क्या बोलेंगे? सीड कोट भी बोलते हैं। दूसरा क्या है? हेलन, हेलन लेयर, हेलन लेयर बोलते हैं। और ये इंडोस्पर्म में क्या होता है? इसमें बोलते हैं क्या? एल्यूरोन। एल्यूरोन सेल्स। और ये जर्म क्या है? इसमें एक और है, इसको बोलते हैं स्टार्ची। स्टार्ची इंडोस्पर्म।
और ये जर्म या एम्ब्रियो में क्या बोलते हैं, ये यहीं से क्या होता है, जर्म और एम्ब्रियो में क्या होता है, यहीं से अंकुरण होता है, यहीं से अंकुरण होता है, जहाँ से क्या प्राप्ति होती है, जहाँ से विटामिन ई की प्राप्ति होती है। किसकी? विटामिन ई की प्राप्ति होती है। तो ये सब हम लोगों ने देखा कि पेरिकार्प, जिसमें हम लोगों ने दो पढ़े थे कि एक आउटर पेरिकार्प, दूसरा इनर पेरिकार्प ना। और ये सीड कोट में क्या होता है, टेस्टा हो गया और सीड कोट हो गया, टेस्टा सीड कोट हो गया ना। और क्या बोलते हैं इसको, ये सीड कोट हो गया। और दूसरा क्या है, हेलन लेयर हो गया और न्यूक्लियर हो गया, इसको न्यूक्लियर भी बोलते हैं, न्यूक्लियर लेयर। किसको बोलेंगे, इसको, ये ना, हेलन लेयर को न्यूक्लियर लेयर भी बोलते हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर पे हो गया एंडोस्पर्म। इसमें दो होते हैं, क्या होते हैं, इसमें दो होते हैं, एक होता है एल्यूरोन, दूसरा हो गया स्टार्ची। और जर्म जो होता है इसको एम्ब्रियो बोलते हैं, जर्म को एम्ब्रियो भी बोलते हैं। और इस यहाँ से क्या होता है, अंकुरण होता है और यहीं से हम लोगों को क्या, विटामिन ई की प्राप्ति होती है। किसकी? विटामिन ई की। अब आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे देखिए ये गेहूँ बना है, गेहूँ ना, तो इसमें ये क्या होगा कि यहाँ पर जो रोए, यहाँ पर ढेर सारे रोए रहेंगे ना, रोए रहेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि ये यहाँ पर ये पूरा ये पेरिकार्प रहेगा, एक एक लेयर इसमें बनी रहेगी। तो कोशिश करेंगे इसको हम फिगर जो है वो लगा कर कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाए कैसे। और इसको अगर इस तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। आगे देखते हैं इसका पोषण मूल्य। क्या? पोषण मूल्य। पोषण मूल्य में देखते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा, कोई भी जो व्यक्ति अगर इसको क्या है प्रतिदिन उपयोग करता है, वो कितना उपयोग करता है, 200 से 300 ग्राम। कितना? पोषण मूल्य एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा, एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा, एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन उपयोग कितना होता है? प्रतिदिन उपयोग 200 से 300 ग्राम होता है। कुल आवश्यक ऊर्जा का, कुल आवश्यक ऊर्जा का 1/3 50% क्या प्रोटीन गेहूं से प्राप्त होता है। प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? गेहूं से प्राप्त होता है। और इसमें ग्लूटीन की मात्रा कितनी होती है? 10 से 11 बोलिए या 9 से 12 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी इसके आसपास होते हैं। 9 से 12% इसमें ग्लूटीन होता है। कितनी ग्लूटीन प्रोटीन होता है? और क्या सख्त किस्मों में क्या होता है? 10 से ज़्यादा क्या होते हैं? सख्त किस्म में 10 से ज़्यादा, और जो मुलायम किस्म के गेहूँ होते हैं वो उसमें 10 से कम होते हैं। तो जो सख्त किस्म के जो कठोर होते हैं गेहूँ उसमें 10 से ज़्यादा होते हैं, और जो मुलायम होते हैं उसमें 10 से कम होते हैं। और गेहूँ कैसा प्रोटीन होता है? ये कैसा प्रोटीन होता है? ये अपूर्ण प्रोटीन होता है। गेहूँ अपूर्ण प्रोटीन होता है। गेहूँ का प्रोटीन अपूर्ण होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें लाइसिन और थ्रियोमिन नहीं होता है। क्या अपूर्ण प्रोटीन होता है? क्योंकि इसमें लाइसिन और क्या नहीं पाया था, और थ्रियोनिन
ये दोनों प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से गेहूं जो होता है वह अपूर्ण प्रोटीन कहलाता है। गेहूं का प्रोटीन अपूर्ण होता है क्योंकि इसमें लाइसिन और थ्रेओनीन का क्या होता है, अभाव होता है, अभाव होता है। और इसमें क्या होता है, कार्बोज जो होता है यानी स्टार्च इसमें अच्छी खासी मात्रा में होता है। और उसकी मात्रा कितनी होती है, कार्बोज की मात्रा 60 से 80% होती है। कार्बोज स्टार्च के रूप में होता है, कितनी होती है, 60 से 80% होती है। और अगर फैट को देखा जाए तो फैट की मात्रा जो होती है वो सबसे कम होती है, फैट की मात्रा सबसे कम होती है ना। और इसमें 100 ग्राम गेहूं में कितना, सिर्फ 1.5 ग्राम होता है, कितना, 100 ग्राम गेहूं में 1.5 ग्राम वसा पाई जाती है। फैट की मात्रा सबसे कम कितनी, 100 ग्राम गेहूं में कितना, 1.5 ग्राम वसा पाई जाती है, पाई जाती है। 100 ग्राम गेहूं में 1.5 ग्राम वसा पाई जाती है। कार्बोज किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है और 60 से 80% होता है। ग्लूटेन कितनी होती है, ग्लूटेन की मात्रा आप कहीं कहीं 9 से 12 पाएंगे, कहीं 10 से 12 पाएंगे, 10 से 11 इसी के बीच में होता है। और फैट हमने देखा, कार्बोज देखा और प्रोटीन देखा। अब देखते हैं कि विटामिन B1 और क्या, विटामिन B2 होते हैं। क्या होते हैं, विटामिन B1 होते हैं और विटामिन B2 होते हैं। और ये प्रोसेस की जब मशीन के द्वारा इसे तैयार किया जाता है तो उस प्रक्रिया के दौरान क्या होते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। कब, परंतु प्रक्रिया के दौरान नष्ट हो जाते हैं। और मैदा में सबसे ज़्यादा क्या होता है, मैदा में सबसे ज़्यादा क्या नष्ट होता है, सबसे ज़्यादा थायमीन नष्ट हो जाता है। और इसमें बिल्कुल भी फाइबर नहीं रहता, मैदा में बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता, थायमीन नष्ट हो जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें फाइबर भी नहीं रहता ना, फाइबर भी नहीं होता। और गेहूं में क्या क्या और पाए जाते हैं, गेहूं में क्या, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने गेहूं के बारे में देखा। गेहूं में ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है और भी कई प्रकार के प्रोटीन होते हैं। कार्बोज की मात्रा कितनी होती है, 60 से 80% होती है। फैट की मात्रा 100 ग्राम गेहूं लेंगे तो उसमें 1.5 ग्राम वसा प्राप्त होती है। और विटामिन B2 B1 नष्ट हो जाते हैं। कब, जब उस पर प्रोसेस होती है, उस पर प्रक्रिया की जाती है तो उस दौरान क्या होते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। मैदा में सबसे ज़्यादा क्या नष्ट होता है, यही विटामिन B जो होते हैं, ये थायमीन, ये नष्ट हो जाते हैं। इसमें बिल्कुल, मैदा में बिल्कुल भी फाइबर नहीं रहता। गेहूं में आयरन, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। तो ये क्या था, पूरा गेहूं के बारे में था। तो ये देखिए, अगर इसमें से क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों के सिलेबस में है तो हम लोगों को पढ़ना चाहिए। कुछ और चीज़ें देखते हैं कि गेहूं में जो होता है, ये गेहूं एवं गेहूं से बने भोज्य पदार्थों का पौष्टिक मूल्य, गेहूं और गेहूं से बने
भोज्य पदार्थों का पौष्टिक मूल्य। देखिए बहुत डीप क्वेश्चन वैसे इस तरीके से यहाँ से बनने नहीं चाहिए, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में है तो थोड़ा बहुत उसमें जानकारी हम लोग ले लेते हैं कि गेहूँ और गेहूँ से बने भोज्य पदार्थों का पौष्टिक मूल्य। अब ये भोज्य पदार्थ लिखते हैं यहाँ पर, भोज्य पदार्थ। और भोज्य पदार्थ में क्या लिखेंगे कि आटा, मैदा, सूजी, आटा, मैदा, सूजी। अब एक एक की सबकी मात्रा देखेंगे कि क्या होता है। इसमें देखेंगे प्रोटीन है, वसा है, स्टार्च है, क्या प्रोटीन, प्रोटीन, वसा, स्टार्च, प्रोटीन, वसा, स्टार्च और क्या कि इसमें इन सब की मात्रा कितनी मात्रा में पाई जाती है। तो गेहूं से क्या क्या बन रहा है, गेहूं से आटा भी बनता है, मैदा भी बनता है, सूजी भी बनती है, और प्रोटीन है, वसा है, स्टार्च है, और क्या देखते हैं कि भूसी, जिसको क्या बोलते हैं, भूसी को क्या बोलते हैं, फाइबर, क्या बोलते हैं, रेशा, जो क्या करता है हमारे पेट में जाकर ये सफाई करता है ना, इससे जिसमें और सबसे ज़्यादा फाइबर की मात्रा किसमें होती है, हमने क्या देखा था, दलिया में सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाता है ना। तो दलिया क्या होता है, हमारे पेट के लिए अच्छा होता है। तो प्रोटीन, वसा, स्टार्च, भूसी और क्या, कैल्शियम, कैल्शियम, और क्या होता है, कैल्शियम के बाद लोहा, लोहा और फास्फोरस, फास्फोरस। अब सबकी मात्रा देखते हैं कि आटा में कितनी मात्रा में पाया जाता है। 11.1 मात्रा में, ये 11.1 पाया जाता है किसमें, कि आटा में। ये तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये भोज्य पदार्थ में आटे में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 11.8, कितना, 11.8, और मैदे में प्रोटीन की मात्रा कितना होता है, 10.2 यानी 10.2, और सूजी में 10.4 यानी 10.4। अब वसा की मात्रा देखते हैं इन तीनों में, आटे में, मैदे में, सूजी में। और आटे में देखते हैं 1.5 और मैदे में 0.8, 0.8 और 0.8, और स्टार्च में देखते हैं कितना होता है, 71.2, किसमें, स्टार्च की मात्रा आटे में कितनी है, 71.2 हो गया, और मैदे में कितनी होगी, 74.8, 74.8। तो ये मैदे में इसकी मात्रा इतनी है, स्टार्च की मात्रा, और सूजी में भी बराबर है, मैदा और सूजी में दोनों में बराबर है। और आगे देखते हैं कि भूसी की मात्रा कितनी है आटे में, भूसी की मात्रा 1.2 और मैदे में 0.2 और सूजी में 0.2। अब कैल्शियम में देखते हैं 0.050 और 0.016, 0.016। तो ये क्या है, सबकी मात्रा हो गई। प्रोटीन की मात्रा इतनी है किसमें, आटे में प्रोटीन की मात्रा 11.1 और मैदे में 10.2, सूजी में 10.4। वसा की फैट कितना है, 1.5 आटे में, मैदे में 0.8, सूजी में 0.8। स्टार्च की मात्रा हमने देखी, कैल्शियम देखा, भूसी देखा। अब आगे देखते हैं लोहा की मात्रा कितनी है, ये आटे में 5.3, कितना है आटे में 5.3, और मैदे की बात करेंगे तो मैदे में कितनी है 1.3, मैदे में 1.3, सूजी में भी 1.3 है। और फास्फोरस की मात्रा देखेंगे तो 0.320, ये आटे में है, और मैदे में 0.160, और सॉरी ये 160 नहीं 106 है, यहाँ पर 106, और सूजी में भी 0.106। ये क्या हो गया कि लोहा, फास्फोरस। अब क्या किसकी मात्रा देखेंगे, विटामिन B1, इन तीनों की ही, विटामिन B1 और निकोटीन, B1 निकोटीन ना। अब विटामिन B1 की मात्रा देखेंगे
0.54 और 0.12 0.12 और निकोटीन की मात्रा 5.0 1.2 1.2। तो ये क्या है, सबकी मात्रा है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे नहीं, वैसे बनना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद भी सिलेबस में है तो चाहे वो बने क्वेश्चन चाहे ना बने, लेकिन पढ़ना है ही है। तो गेहूं और गेहूं से बने भोज्य पदार्थों का पौष्टिक मूल्य, जो गेहूं से बन रहे हैं ये सब चीज़ें क्या है, गेहूं से बन रही है। आटे में इन सब की मात्रा है, और आटे में विटामिन B1 कितना है 0.54 है। मैदे में विटामिन B1 कितना है 0.12, सूजी में B1 कितना है 0.12, और निकोटीन आटे में 5.0 और मैदे में 1.2, सूजी में 1.2। तो ये क्या है कि इतना हम लोगों ने आज गेहूं का चैप्टर जो है यहीं पर समाप्त होता है। हम लोगों ने गेहूं के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी, इसमें कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में इसमें फैट की मात्रा कितनी होती है, कितनी कैल्शियम की मात्रा होती है, कितनी जो होती है इसमें फाइबर होता है, ये हमारे शरीर के लिए इसकी जो उत्पाद है जितनी रूप में ये पाया जाता है, इसमें सबसे बेस्ट कौन होता है। काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। ये आज का गेहूं का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ तो आज के लिए इतना ही, और दूसरा किसी टॉपिक कोई अलग टॉपिक रहेगा और उसके साथ मिलेंगे कल। तो आज के लिए मुलाकात यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग भी खुश रहिए, पढ़ाई करिए और स्वस्थ रहिए।